Good morning, dear students. I welcome you all to the next part of proteins. This video lecture has been prepared under the aegis of Department of Higher Education for UG classes of Home Science. I'm Dr. Prabjot Kaur, Assistant Professor, Guru Nanak Girls College, Yamunanagar. Today I have brought for you the next part of the sequel of proteins, which is protein part 2, wherein we'll be discussing about the classification of proteins on various parameters. First of all, let me share with you that this topic, no doubt, is a part of the curriculum of PSC Home Science Semester 2 students, Maharishi Dayanand University. Course name is Fundamentals of Nutrition and course code is 206. It is also a part of BSc Home Science Semester 2 students of Kurukshetra University, Kurukshetra. Subject name is Basic Nutrition. The course code for which is 115. This is also covered under the BA Home Science Semester 5 curriculum. Subject name is Foods and Nutrition and course code is 301 for Kurukshetra University, Kurukshetra students. So students, before coming to the main topic, let us first discuss the learning outcomes after this video lecture. I am sure that after attending this video lecture carefully and listening to all the discussions and viewing this lecture on a very devotional and patient mode, you will be able to understand the classification of proteins under the following heads. We have discussed about the classification of proteins on 5 parameters, out of which the first one is chemical nature, second is chemical properties, third is amino acid content, fourth is shape, and fifth is function. So depending upon these 5 parameters, we'll be discussing about the क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के द्वारा आज हम प्रोटीन के वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप प्रोटीन्स की रासायनिक स्वभाव पर, उनके रासायनिक विशेषताओं पर, उनके अमीनो अम्लों के कंटेंट के आधार पर, उनकी शेप या आकार या आकृति के आधार पर तथा कार्यों के आधार पर प्रोटीन्स का वर्गीकरण समझ पाएंगे. और क्योंकि प्रोटीन्स का वर्गीकरण अपने आप में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रोटीन्स को भली भांति समझने के लिए, तो इस टॉपिक के ऊपर इंडिविजुअली एक लेक्चर बनाया गया है ताकि आप लोगों को इस टॉपिक को समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े. तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ. सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा बेसिक जेस्ट देना चाहूँगी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स का. जब हम प्रोटीन्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि उनके आकृति या शेप के आधार पर, तो हम प्रोटीन्स को क्लासीफाई करते हैं इनटू 3 मेन कैटेगरीज विच इंक्लूड फाइब्रस प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड इंटरमीडिएट प्रोटीन्स, जो दोनों के बीच में होती हैं. फाइब्रस मीन्स धागेनुमा, ग्लोबुलर मीन्स गोलाकार की, और इंटरमीडिएट जो दोनों का संगम है या दोनों का मिश्रण है. सेकेंड क्लासिफिकेशन इस स्लाइड के द्वारा जो हमने ली है easybiologyclass.com से, विच इज़ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन और केमिकल नेचर के ऊपर जो हमने ली है. उसके आधार पर, रासायनिक स्वभाव के आधार पर प्रोटीन्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, विच इंक्लूड सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स. सिंपल प्रोटीन्स यानी कि सरल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड यानी कि युग्म प्रोटीन जो 2 के कॉम्बिनेशन से बनी हुई हैं, एंड थर्ड वन इज़ व्युत्पन्न प्रोटीन्स जो कि डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. इसमें आप बहुत सारी कैटेगरीज देख रहे हैं जिनको कई पैरामीटर्स में डाला गया है. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, नेक्स्ट इज एंजाइम्स, थर्ड इज हार्मोन्स, फोर्थ इज पिगमेंट्स, फिफ्थ इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, सिक्स्थ इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, सेवन्थ इज स्टोरेज प्रोटीन्स एंड एट्थ इज टॉक्सिन्स. इसके अलावा भी फंक्शंस के आधार पर इम्यूनो प्रोटीन्स होती हैं जो एंटीबॉडीज़ हैं. तो स्ट्रक्चरल मीन्स जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हैं, एंजाइम्स जो कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, हार्मोन्स जो काफ़ी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं, पिगमेंट्स जो कि कलर्ड पार्टिकल्स या कलर्ड रासायनिक पदार्थ जो प्रेजेंट होते हैं विभिन्न प्रकार की सब्जियों में या फलों में, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो परिवहन का काम करती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो मसल्स के संकुचन में कॉन्ट्रैक्शन का कार्य करती हैं, स्टोरेज प्रोटीन्स जो किसी न किसी प्रकार के मटेरियल को सहेज कर रखती हैं, स्टोर करके रखती हैं
तथा टॉक्सिन्स जो कि जहरीले पदार्थ होते हैं। सो हम इनके अलावा भी 2 और पैरामीटर्स पे डिस्कशन करेंगे, बट मैं बेसिकली आपसे डिस्कस करना चाह रही थी ताकि आपको एक रफ सा आइडिया हो जाए कि इस वीडियो लेक्चर में हम क्या समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द मेन टॉपिक विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स का वर्गीकरण। बिसाइड्स क्लासिफाइंग प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ soluble and insoluble in water or other components, proteins have been further classified based on the following attributes. वो 5 attributes या 5 parameters क्या हैं? First is classification based on chemical nature. Second is classification based on chemical properties. Third is classification based on amino acid content. Fourth is classification based on shape, and fifth is classification based on function. So we'll be discussing each one of these in complete details. I hope you will be with me and you will listen to this lecture very patiently. So let's start the classification first parameter, which is on the basis of chemical nature, यानी कि रासायनिक स्वभाव के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। Frequently, proteins are classified based on the chemical nature of amino acids, such as solubility and prosthetic group. हम इनके, आपको पता है कि प्रोटीन्स, हमने पिछले लेक्चर में भी समझा था कि प्रोटीन्स की जो इकाई है, मोनोमर यूनिट जो है, दैट इज़ अमाइनो एसिड्स, वो अमाइनो एसिड्स सॉल्युबिलिटी के आधार पर या प्रोस्थेटिक ग्रुप जो उनके साथ एक्स्ट्रा ग्रुप लगा होता है उसके आधार पर हम प्रोटीन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी इज सिंपल प्रोटीन्स, सेकेंड इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड द थर्ड इज डिराइव्ड प्रोटीन्स। सरल प्रोटीन, मिश्रित प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, एंड डिराइव्ड मीन्स व्युत्पन्न प्रोटीन, जो इन दोनों से डिराइव होती हैं, जो सिंपल और कॉन्जुगेटेड से निकलती हैं, उनसे बनाई जा सकती हैं। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट इज सिंपल प्रोटीन्स। एक और सिंपल क्लासिफिकेशन है जो पहले आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम slideshare.net। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, सिंपल प्रोटीन्स में हम 2 तरह की प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, जो है ग्लोबुलर एंड फाइब्रस। इसमें 3 कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हम इन द कमिंग स्लाइड्स डिस्कस करेंगे। दिस फ्लो चार्ट इज़ अ क्लियर कट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो आई होप इनको आप अच्छे से समझ पाएंगे और इनको अपनी समरी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं इन योर फर्दर रीडिंग्स। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स में जो 3 कैटेगरीज हैं, दीज इंक्लूड एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड हिस्टोन्स, वाइल इन फाइब्रस शेप ऑफ सिंपल प्रोटीन्स वी हैव कोलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन। कोलेजन जो हमारे जॉइंट्स पे होता है, इलास्टिन जो हमारी मसल्स में है, और केराटिन जो हमारे बालों में है। इसी प्रकार कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जिनमें साधारण प्रोटीन के साथ साथ कोई एक एडिशनल ग्रुप ऐड होता है, जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम से जानते हैं। अगर वो न्यूक्लिक एसिड है तो प्रोटीन का नाम होगा न्यूक्लियोप्रोटीन। इफ़ इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप इट विल बी कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स। इफ़ इट इज़ अ म्यूकोपॉलीसेक्राइड इट विल बी म्यूकोप्रोटीन्स। If it is a lipid या वसा है तो it will be called lipoproteins. If it is a phosphate group they are called phosphoproteins. If it is a colored pigment it is called chromoproteins. And if it's some metal या धातु है तो उसको बोलते हैं metalloproteins. इनके एग्जाम्पल्स और इनकी डिस्कशंस हम कमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं अभी। Third category is derived proteins, which are further subdivided into 2 main categories, primary derivatives and secondary derivatives. Primary derivatives में जो 3 categories आती हैं, these include coagulated proteins, proteins and metaproteins. While in secondary categories we have proteoses, we have protons and we have peptides. I think it's peptones and peptides. So let's discuss all these categories one by one. Simple proteins is the first category which we are going to discuss in protein classification on the basis of chemical nature. Simple proteins are those which contain only amino acids or their derivatives and they have no prosthetic group, जो केवल और केवल अमीनो अम्ल से बनी है, जिनमें कोई भी और बाह्य ग्रुप, बाह्य समूह नहीं है। दे यील्ड ओनली अमाइनो एसिड्स और देयर डेरिवेटिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस। जब इनका विघटन होता है, जब ये पाचन तंत्र के द्वारा पचाई जाती हैं, तो केवल और केवल अमीनो अम्लों की प्राप्ति होती है। इनमें फर्स्ट कैटेगरी है, जो 3 कैटेगरीज हमने पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। शेप, एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन्स जो कि एग में प्रेजेंट होती है, सच एज एग एल्ब्यूमिन एंड सीरम एल्ब्यूमिन। दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड कोएगुलेट बाय हीट। पानी में घुलनशील है और हीट के साथ जम जाती हैं। सेकेंड कैटेगरी इज ग्लोबुलिन्स। दीज प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन प्योर वाटर बट सॉल्युबल इन न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशंस। ये प्योर पानी में
शुद्ध जल में घुलनशील नहीं है, अघुलनशील है, जबकि न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशंस में जो अम्ल और क्षार के मिश्रण से जो लवण बनाए जाते हैं, न्यूट्रल जो होते हैं जिन पे कोई भी चार्ज नहीं है, उनमें ये सॉल्युबल होती हैं। फॉर एग्जांपल सीरम ग्लोबुलिन, ट्यूबरिन जो पोटैटो में प्रेजेंट होती है, अरैकिन एंड कोनार्किन जो पीनट्स यानी कि ग्राउंडनट्स मूंगफली में प्रेजेंट होती है। Third category is glutenins. These are insoluble in all neutral solvents but soluble in very dilute acids and alkalis. बहुत ही जो माइल्ड या बहुत ही पतले अम्ल या क्षार हैं उनमें ये घुलनशील हैं, बाकी किसी भी न्यूट्रल सॉल्वेंट में घुलनशील नहीं है। फॉर एग्जांपल ग्लूटेनिन ऑफ व्हीट, गेहूं की जो व्हीट है, ग्लूटेनिन जो कि ग्लाइडिन और ग्लूटेन का मिक्सचर है, ग्लूटेनिन वो जो है इस कैटेगरी की थर्ड प्रोटीन है। नेक्स्ट इज प्रोलामाइंस, प्रोटीन सॉल्यूबल इन 70 to 80% ऑफ एल्कोहल। ये वो प्रोटीन्स हैं जो 70 to 80% डाइल्यूटेड या परसेंटेज ऑफ एल्कोहल में घुलनशील है। इसमें आती है ग्लाइडिन एंड जीन। जीन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन मेज एंड ग्लूटेनिन एंड ग्लाइडिन जो है ये दोनों मिलकर ग्लूटेन को बनाती हैं व्हीट में। फाइब्रस प्रोटीन्स फिफ्थ कैटेगरी, इनको आपने फाइब्रस की शेप में रखा है, जो हमने कोलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन किए थे फाइब्रस प्रोटीन्स में, बाकी सब जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं सिंपल कैटेगरी में। फाइब्रस प्रोटीन्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड ऑल्सो ऑफ द एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। ये हमारे बाह्य वो प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं जो हमें अवांछित चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि हमारी स्किन, हेयर एट्सेट्रा। सो इसमें क्या क्या प्रोटीन्स आती हैं? फॉर एग्जांपल कोलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। कोलेजन हमारे जॉइंट्स पे प्रेजेंट है, इलास्टिन इज प्रेजेंट इन अवर मसल्स एंड केराटिन इज प्रेजेंट इन अवर हेयर। Last category of simple proteins is histones. They are soluble in water and insoluble in very dilute ammonia. On hydrolysis, they yield several amino acids among which the basic ones predominate. जिनमें से जिनके विघटन पे आमतौर पर अमीनो अम्ल तो मिलते हैं, लेकिन उनमें से जो ज़्यादा संख्या होती है, जो मेजॉरिटी होती है, दैट इज़ ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स यानी कि क्षारिक अमीनो अम्ल मिलते हैं। द इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स ऑफ दिस ग्रुप आर द थाइमस, हिस्टोन्स एंड द ग्लोबिन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है, जब वो हीमोग्लोबिन होता है तो इट इज़ अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, क्योंकि उसमें हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा है। लेकिन हिस्टोन्स और थाइमस ये हमारी सिंपल प्रोटीन्स हैं। So let's move to the next category on the basis of chemical nature, which is conjugated proteins. These proteins contain some non-proteinaceous substances, जिनमें प्रोटीन के अलावा कोई non-proteinaceous part present होता है, जो बाह्य समूह है। Most proteins occur in cells in combination with prosthetic groups and hence are important for the nutritionist. जो dietitian के लिए, nutritionist के लिए बहुत important है, क्योंकि मैक्सिमम हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स होती हैं, जो सेल्स में प्रोटीन होती हैं, वो किसी ना किसी नॉन प्रोटीनेशियस ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ जॉइंट अवस्था में ही प्रेजेंट होती हैं। दीज इंक्लूड द फर्स्ट कैटेगरी इज ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो कि मैंने आपको बताया नेचुरली अकरिंग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स मोस्ट जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। शुगर मॉलिक्यूल्स इनके साथ कोवलेंटली बाउंड होते हैं और कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट वेरीज फ्रॉम 1 to 85%. Glycoproteins with more than 80% of their molecules as carbohydrates are called प्रोटियोग्लाइकन्स। उनको बल्कि ग्लाइकोप्रोटीन्स की बजाय प्रोटियोग्लाइकन्स के नाम से जाना जाता है, जिनमें 80% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटीन। नेक्स्ट कैटेगरी इज लिपोप्रोटीन्स। दीज आर मल्टी कॉम्पोनेंट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। लिपिड्स आर प्राइमरीली हाइड्रोफोबिक। आपको पता है वसा पानी में अघुलनशील है, इसलिए इजिली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती ब्लड के थ्रू। तो लिपोप्रोटीन मिक्सचर जब वो बन जाता है तो जो लिपिड्स हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स हैं वो हाइड्रोफिलिक हैं। तो दोनों का जो कंबाइंड मिक्सचर है ब्लड के थ्रू हमारे टॉप टू बॉटम यानी कि हेड टू टो जो है सर्कुलेशन में इजीली रोटेट कर पाता है, घूम पाता है। द लिपोप्रोटीन कॉम्बिनेशन रेंडर्स द लिपिड मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफिलिक एंड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड टू टिश्यूज विच कैन यूज और स्टोर द लिपिड्स। तो ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और हमारी जितनी भी सेल्स हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली बोलते हैं, वो लिपोप्रोटीन बाइलेयर की ही बनी होती है। Next category of conjugated proteins is nucleoproteins. These are the proteins which have nucleic acids in combination with simple proteins, which usually consist a large number of basic amino acids. इनमें भी क्षारिक अमीनो अम्ल ही प्रेजेंट होते हैं। They have very complex structures and numerous functional activities. सभी के सभी जीवित कोशिकाओं में न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं, जो कि हमारी DNA और RNA में पाई जाती हैं।
अदर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स इंक्लूड द फॉस्फोप्रोटीन्स, द मेटालोप्रोटीन्स, जितने हमने ये पढ़े इसके बाद के वो सब इनमें प्रेजेंट है, एज विद फॉस्फेट कैरिंग प्रोटीन जिनमें लूज कंपाउंड होता है, और टाइट एज इन फॉस्फेट इन केसिन, एंड जो मिल्क प्रोटीन है ऑफ एनिमल मिल्क, एंड द आयरन इन फेरेटिन। जब आयरन Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है तब भी उसमें आपका फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। एसोसिएशंस ऑफ प्रोटीन्स विद फॉस्फेट ग्रुप्स और आयंस सच एज जिंक, कॉपर या आयरन, जिनको मेटालोप्रोटीन्स बोलते हैं। जब धातु प्रेजेंट होंगे तो मेटालोप्रोटीन, जब फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा चाहे वो लूजली बाउंड हो चाहे टाइटली बाउंड हो, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉस्फोप्रोटीन्स। सो दीज वर अबाउट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सिंपल प्रोटीन्स हमने पढ़ ली, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में हमने पढ़ी फोस्फोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स जिनमें कोई पिगमेंट होगा, क्रोमोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स वी हैव डिस्कस्ड, फ्लेवोप्रोटीन्स जिनमें फ्लेवोनॉइड्स होंगे, एंड मेटालोप्रोटीन्स जिनमें मेटल्स होंगे या धातु होंगे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। दिस अगेन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम easybiologyclass.com, this image for your better understanding. Third and last category on the basis of chemical nature is derived proteins. Derived proteins are the derivatives of protein molecule, apparently formed through hydrolytic changes in the molecule. जब प्रोटीन्स का विघटन होता है तो प्रोटीन से बनने वाले वो मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे परमाणु हैं जो प्रोटीन्स नहीं है लेकिन प्रोटीन से डिराइव हुए हैं। दीज आर आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्राथमिक प्रोटीन डेरिवेटिव और द्वितीयक प्रोटीन डेरिवेटिव्स। अब हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। So firstly we are going to discuss about primary protein derivatives. These are the derivatives of protein molecule formed by hydrolysis involving slight alterations. जिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में बहुत महीन सा डिफरेंस आता है हाइड्रोलिसिस के बाद, बहुत ही कम ऑल्ट्रेशन होती है, दे आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स। दे इंक्लूड प्रोटीन्स जो नॉर्मल प्रोटीन्स हैं, दीज आर द इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स विच रिजल्ट फ्रॉम द इंसिपिएंट एक्शन ऑफ वेरी डाइल्यूट एसिड्स और एंजाइम्स। जब हम केसिन जो दूध की प्रोटीन है उससे कर्ड बना देते हैं, उसको जामुन लगाते हैं, खट्टा लगाते हैं, या हम उसको स्टार्टर कल्चर देते हैं और वो कर्डल्ड मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है, दूध फट जाता है, चाहे वो बच्चा हजम करने के बाद बर्पिंग के बाद निकाले अपने माउथ से, सो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटीन। तो ये स्लाइट ऑल्ट्रेशन के बाद प्रेजेंट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको प्राइमरी प्रोटीन डेरिवेटिव बोला जाएगा। इसी प्रकार फिब्रिन प्रोटीन जो हमारी ब्लड क्लोटिंग के दौरान हमने विटामिन के में भी पढ़ी थी, वो कोएगुलेटेड फिब्रिनोजन है। फिब्रिनोजन हैज़ बीन कन्वर्टेड टू फिब्रिन अंडर दैट ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड, तो वो फिब्रिन जो है दैट इज ऑल्सो डिराइव्ड प्रोटीन। Next category in these derivatives is metaproteins. Proteins resulting from the action of acids and alkalis, whereby the molecule is sufficiently altered to form proteins soluble in weak acids and alkalis but insoluble in neutral solvents. Generally proteins neutral solvents में soluble हैं, लेकिन जब acids और alkalis उनके ऊपर अपना रिएक्शन दिखाते हैं और प्रोटीन्स के जो परमाणु हैं अगर वो इतने ज़्यादा बदल जाए, उनमें इतनी ऑल्ट्रेशन हो जाए कि वो वीक एसिड्स और एल्कलीज में घुलनशील हो जाए, देन दे आर कॉल्ड एज मेटाप्रोटीन्स, विच इज़ द सेकेंड कैटेगरी फॉर प्राइमरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स। थर्ड कैटेगरी इज कोएगुलेटेड प्रोटीन्स। ये भी डिराइव्ड प्रोटीन फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं। इनसॉल्युबल प्रोटीन्स विच रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ हीट ऑन प्रोटीन सॉल्यूशंस और द एक्शन ऑफ एल्कोहल ऑन द प्रोटीन। तो कोएगुलेटेड प्रोटीन्स जो होती हैं, जो जमने के बाद बन जाती हैं, ऐसी इनसॉल्युबल अघुलनशील प्रोटीन्स का बनना जब हम प्रोटीन के सॉल्यूशन को गरम करें या उनको अल्कोहल के साथ मिक्स करें, उस टाइम पे जो प्रोटीन्स कोएगुलेट हो जाती हैं, दे आर द प्राइमरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल कुक्ड एग एल्ब्यूमिन, एग एल्ब्यूमिन का पक जाना और एग एल्ब्यूमिन प्रेसिपिटेटेड बाय अल्कोहल, या उसमें अल्कोहल मिलाने से भी उसका जो जमाव हो जाता है, देन दे आर द primary protein derivatives which are termed as coagulated proteins. Now let's discuss about secondary protein derivatives. Secondary protein derivatives क्या होते हैं? These are the products of further hydrolytic cleavage of the protein molecule. First जब लेवल की क्लीवेज होगी या हाइड्रोलिसिस होगा या विघटन होगा तो प्राइमरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स बनेंगे जो हमने अभी डिस्कस किए, which are proteins, metaproteins and coagulated proteins. While if there is a further hydrolytic cleavage of protein molecule, then it will lead to the formation of secondary protein derivatives. These include proteoses, which are soluble in water, not coagulable by heat, precipitated by saturating their solutions with ammonia, जो कि पानी में घुलनशील हैं और हीट से ऊष्मा के प्रभाव से जमते नहीं हैं, जबकि ये प्रेसिपिटेट होते हैं एमोनियम के साथ।
Next category is peptones, soluble in water, not coagulable by heat and not precipitated by saturating their solutions with ammonium sulfate. These represent a higher stage of cleavage than the proteoses. ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोट्यूजेस, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जब प्रोटीन्स का डाइजेशन हो रहा होता है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स में जब आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो प्रोटीन्स की इन सब चीज़ों को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज पेप्टाइड्स। दीज आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 और मोर अमाइनो एसिड्स। वो डाईपेप्टाइड्स हो सकते हैं, ट्राईपेप्टाइड्स हो सकते हैं और सेवरल अमाइनो एसिड्स वाले पॉलीपेप्टाइड्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने अमीनो अम्ल उसमें प्रेजेंट है। डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3 वाला और 3 से ज़्यादा वाला पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड्स रिजल्ट फ्रॉम फर्दर हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ द पेप्टोन्स। जब पेप्टोन्स को फर्दर डाइजेशन के प्रोसेस में रखा जाता है तो दे आर डिवाइडेड इनटू पेप्टाइड्स। नाउ let's discuss about the classification of proteins based on chemical properties। उनकी रासायनिक विशेषताओं के अनुसार हम उनके रासायनिक गुणों के अनुसार उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं या उनका कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं। Depending on their chemical properties and optical activity, the amino acids in proteins are classified under the following heads। Basically ये amino acids की classification है on the basis of polarity। जो हमने फर्स्ट पार्ट में एक टॉपिक हमने जो छोड़ा था, हमने तब असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स किए थे। अब ये उन प्रोटीन्स की बात हो रही है जिनमें अमाइनो अम्ल इस रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके कैटेगरी में जो हम प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स, तो इस क्लासिफिकेशन को भी मैंने इंक्लूड करना ज़रूरी समझा। इसमें वी हैव 5 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज मोनोमाइनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जिनमें एक अमाइन ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, R है, NH2 है और C डबल बॉन्ड OH है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, सीरीन एंड थ्रियोनिन। दीज आर द अमाइनो एसिड्स विच आर मोनोमाइनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट इज मोनोमाइनो, अमाइन ग्रुप तो एक है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप 2 हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कैटेगरी इंक्लूड एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। थर्ड कैटेगरी इज डाईमाइनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे अमाइनो ग्रुप डबल हो गया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिंगल है। इसमें 2 एसिड्स हैं विच आर आर्जिनिन एंड लाइसिन। एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। ऐसे भी कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। दीज आर 3, सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मिथ्योनिन। लास्ट एंड फिफ्थ कैटेगरी इज एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड, जिनमें बेंजीन रिंग पाया जाता है। दीज इंक्लूड फिनाइलएलानिन, ट्रायोसिन, histidine, tryptophan, proline and hydroxyproline. So this was the classification of amino acids. On the basis of their polarity, the proteins can be classified accordingly. Now let's move to the third category of classification of proteins. This is, आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया है ना। सो हम आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अमाइनो एसिड कंटेंट, बेस्ड ऑन द न्यूट्रिटिव वैल्यू और अमाइनो एसिड्स मेकअप, कि कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं असेंशियल और नॉन असेंशियल वाले। प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू भी, तो मैं चाहूँगी कि स्टूडेंट्स आप इसको बहुत ध्यान से समझें। इसमें हमारी 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज कंप्लीट प्रोटीन्स, सेकेंड इज पार्शली कंप्लीट प्रोटीन्स एंड थर्ड इज इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। कंप्लीट प्रोटीन्स मीन्स जो पूर्ण प्रोटीन है या संपूर्ण प्रोटीन है। सेकेंड इज पार्शली, जो अर्ध संपूर्ण प्रोटीन्स हैं, एंड थर्ड इज इनकम्प्लीट, जो अपूर्ण प्रोटीन्स हैं। अब इनको जरा सा ध्यान से समझें। कंप्लीट प्रोटीन्स का एग्जांपल है एग प्रोटीन, क्योंकि एग इज अ बैलेंस डाइट इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन। These proteins promote growth and provide all the essential amino acids। ऐसी प्रोटीन्स जिनमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल जो डाइट के द्वारा आपने प्रोवाइड करने हैं ह्यूमन बॉडी को, दे आर कंप्लीटली प्रेजेंट। दीज प्रोटीन्स आर टर्म्ड एज कंप्लीट प्रोटीन्स, कि इसमें सभी अमीनो अम्ल हैं। सेकेंड कैटेगरी है आंशिक पूर्ण प्रोटीन्स, विच इंक्लूड्स द एग्जाम्पल इज व्हीट प्रोटीन्स, अनाजों वाली प्रोटीन या गेहूं की प्रोटीन्स। दीज प्रमोट मॉडरेट ग्रोथ एंड पार्शली लैक 1 और मोर असेंशियल अमाइनो एसिड्स, जिनमें केवल 1 या 2 असेंशियल अमाइनो एसिड्स अनिवार्य अमीनो अम्ल नहीं है। बाकी 10 में से, या जब वयस्कों की बात हो रही है तो 8 में से 6 या 7 अमीनो अम्ल प्रेजेंट है, वो इस कैटेगरी का हिस्सा बनेंगी। Third and last category on the basis of this classification is incomplete proteins, which is gelatin, जो जेली में पाया जाता है, और जीन, जो कॉर्न में पाया जाता है। They do not promote any growth and completely lack 1 or more essential amino acids। इनमें काफ़ी ज़्यादा अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मिसिंग होते हैं।
इसलिए ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते, हमारी वृद्धि को सहारा नहीं देते या उसको बढ़ाते नहीं हैं, इसलिए इनको इनकम्प्लीट प्रोटीन्स के नाम से जाना जाता है, जो कि अपूर्ण है। सो दिस वॉज द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। पहली हमने की रासायनिक नेचर के अनुसार, रासायनिक स्वभाव के अनुसार, दूसरी की हमने रासायनिक प्रॉपर्टीज़ के अनुसार, और तीसरी हमने की ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो अम्ल की मात्रा के अनुसार। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन साइज एंड शेप. Based on size and shape, the proteins are also subdivided into globular and fibrous protein. जब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में टर्शरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के हमने दो पार्ट्स किए थे, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स। उसी के साथ साथ हमने टर्शरी स्ट्रक्चर की शेप्स, जब ये जो कंपाउंड्स हैं जब प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर, तो कुछ पार्ट जो है उसका कॉइल्ड होता है जो अल्फा हेलिक्स का बना होता है, कुछ पार्ट उसका बीटा प्लेटेड होता है। तो यहाँ पे कभी कभी प्रोटीन जिसमें ज़्यादा अल्फा हेलिक्स होते हैं वो थोड़ा सा लंबाई में रहती है, और जिसमें ज़्यादा प्लीटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो थोड़ा गोलाकार ले लेती है। उसके अनुसार जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर डिवाइड होता है दो शेप्स में, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स। तो इनको डिस्कस करेंगे। यदि मैं साइज़ और शेप की बात करूं, आकृति और आकार के अनुसार हम प्रोटीन्स को इन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज ग्लोबुलर प्रोटीन्स विच आर मोस्टली वाटर सॉल्युबल एंड दे आर फ्रेजाइल इन नेचर, जो जल्दी बिखर जाती हैं, टूट सकती हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स enzymes, hormones and antibodies. Fibrous proteins, however, in comparison to globular proteins are tough and water insoluble. वो इनके comparatively थोड़ी hard होती हैं और जल्दी टूटती नहीं है, और जो water insoluble होती हैं, पानी में अघुलनशील होती हैं। They are used to build a variety of materials that support and protect specific tissues. ये ज़्यादातर structural proteins का role play करती हैं। For example, skin, hair, फिंगर नेल्स एंड कैरेटिन फॉर हेयर। तो ये जो प्रोटीन्स हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द फाइब्रस प्रोटीन्स। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। बाय शेप अगर आप बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन्स की शेप कुछ कुछ ऐसी होती है, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स थोड़ा सा एक गुच्छा सा बना लेती हैं। दिस पिक्चर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस फॉर केमिस्ट्री क्लास 12 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट टू यू। तो एक बार थोड़ा सा इनको डिस्कस करते हैं, इनके कंपैरिजन को डिस्कस करते हैं। दीज आर द टू मेन क्लासेज ऑफ प्रोटीन्स टर्शरी स्ट्रक्चर। फाइब्रस प्रोटीन्स आर जनरली कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रैंड्स एंड हैव अ स्ट्रक्चरल रोल। तो ये स्ट्रक्चर का कार्य करती हैं। दे आर समथिंग। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जनरली हैव अ मोर कॉम्पैक्ट एंड राउंडेड शेप, थोड़ी स्फेरिकल शेप होती है, एंड हैव फंक्शनल रोल्स। दे डू समथिंग, ये कुछ कार्य करती हैं और वो कुछ बनाती हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस वर्सेस ग्लोबुलर प्रोटीन्स. This was the classification of protein on the basis of their shape and size. Now let's move to the last protein classification which is on the basis of functions. कार्यों के आधार पर प्रोटीन्स का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण की कुछ कुछ डिस्कशन हम ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो लेक्चर में फंक्शंस ऑफ प्रोटीन विषय के अंतर्गत कर चुके हैं। जो प्रोटीन्स के विभिन्न फंक्शंस हमने किए थे 8 to 9, वही उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे जो स्ट्रक्चर बनाने का काम करेंगी, दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। जो कैटलिस्ट का काम करेंगी, दे आर टर्म्ड एज एंजाइम्स। जो रेगुलेटरी सब्सटेंसेस का काम करेंगी, दे आर टर्म्ड एज हार्मोन्स। जो रेस्पिरेटरी मटेरियल की एक्सचेंज में रोल प्ले करेंगी, रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स। जो परिवहन का कार्य करेंगी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। जो मसल्स में संकुचन का कार्य करेंगी, कॉन्ट्रैक्टाइल या कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन्स। जो किसी भी चीज़ को सहेज कर रखेंगी, स्टोर करके रखेंगी, स्टोरेज प्रोटीन्स। और जो जहरीले पदार्थ होंगे वो टॉक्सिन्स। दिस अगेन हैज़ बीन फ्लो चार्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम easybiologyclass.com. तो डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शंस. प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस विद डिफरेंट कैटेगरीज विच इज़ द लास्ट एंड द मोस्ट बिगेस्ट कैटेगरी ऑफ प्रोटीन्स. इसमें से फर्स्ट आपकी जो प्रोटीन्स हैं, दीज आर कॉल्ड कैटालिटिक प्रोटीन्स, यानी कि एंजाइम्स, जो रिएक्शंस की स्पीड को फास्ट अप करने का कार्य करते हैं, जैसे कि आग में घी का कार्य करना. द मोस्ट स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दीज प्रोटीन्स इज द एबिलिटी टू फंक्शन विद इन द लिविंग सेल्स एज बायोकैटलिस्ट. ये हमारे लिविंग सेल्स में जीवित कोशिकाओं के बीच में कैटलिस्ट का कार्य करती हैं. दीज बायोकैटलिस्ट आर कॉल्ड एज एंजाइम्स. एंजाइम्स रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट क्लास ऑफ प्रोटीन्स. नियरली 2000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स आर नोन, ईच कैटेलाइजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन. आपको पता है जो एंजाइम्स हैं वो रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं और सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी होते हैं. देयर इज अ डिफरेंट एंजाइम फॉर एवरी स्मॉल एक्टिविटी विच इज टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी और इन द बॉडी ऑफ सम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दे एनहांस द रिएक्शन रेट्स
इट्स अ मिलियन फोल्ड, उसको कई गुना बढ़ा देते हैं, खुद उसका हिस्सा नहीं होते लेकिन उसको बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो मैक्सिमम ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. आई वुड से 99.9% ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. This is the first category of proteins on the basis of function. नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स, जो कि सुरक्षा का कार्य करते हैं. दीज आर टर्म्ड एज एंटीबॉडीज. हमने इनके बारे में भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. दीज प्रोटीन्स है प्रोटेक्टिव डिफेंस फंक्शन, सुरक्षा प्रदान करते हैं. दीज प्रोटीन्स कंबाइन विद फॉरेन प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेज एंड फाइट अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेज. फॉर एग्जाम्पल इम्यूनोग्लोबुलिन्स. इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी पे अटैक करने के लिए आते हैं, जो बीमारियां पैदा करने के लिए आते हैं, उनसे फाइट करती हैं. दीज प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द स्प्लीन एंड लिम्फेटिक सेल्स इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीजन. जो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में अटैक करने के लिए आता है उसे एंटीजन बोलते हैं और उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स प्रिपेयर की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं उससे फाइट करने के लिए सैनिक के रूप में, उन्हें हम एंटीबॉडी बोलते हैं. द न्यूली फॉर्म प्रोटीन इज कॉल्ड एंटीबॉडी विच स्पेसिफिकली कंबाइंस विद द एंटीजन विच ट्रिगर्ड इट्स सिंथेसिस, देयर बाय प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेज. और इस प्रकार हमें रोगों से बचाती हैं. फिब्रिन प्रेजेंट इन द ब्लड इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव प्रोटीन, जो हमें ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे रोल प्ले करती है और हमें ब्लीडिंग को रोकने का कार्य करती है, हमें डेथ से बचाती है. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स इज स्टोरेज प्रोटीन्स, जो स्टोरेज का कार्य करती हैं. इट इज़ अ मेजर क्लास ऑफ प्रोटीन्स विच हैज़ द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग अमाइनो एसिड्स एज न्यूट्रिएंट्स एंड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो. जब माता के गर्भ में नए भ्रूण की डेवलपमेंट हो रही होती है, उसकी वृद्धि और विकास हो रहा होता है, तो ये प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स को स्टोर करके रखती हैं, जिससे कि वृद्धि होने वाले भ्रूण की जो वृद्धि है वो बिना रोक टोक के चलती रहे. स्टोरेज प्रोटीन्स आर सोर्स ऑफ असेंशियल अमाइनो एसिड्स विच कांट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बींग्स. स्टोरेज प्रोटीन्स में मैक्सिमम अमाइनो एसिड्स अनिवार्य अमाइनोमल प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें डाइट के द्वारा प्राप्त करवाने पड़ते हैं. द मेजर स्टोरेज प्रोटीन इन पल्सेस इज ग्लोबुलिन्स एंड प्रोलामाइंस इन सीरियल्स. दालों में ग्लोबुलिन्स और अनाजों के प्रोलामाइन स्टोरेज प्रोटीन का कार्य करते हैं. इन राइस द मेजर स्टोरेज प्रोटीन इज ग्लूटेलिन. एल्ब्यूमिन ऑफ एग एंड केसिन ऑफ मिल्क आर ऑल्सो स्टोरेज प्रोटीन्स. देखिए ये सभी वही बैलेंस डाइट है जिनके बारे में हम बात करते हैं. एग, मिल्क, सीरियल्स, पल्सेस एंड राइस, सभी के सभी में जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी स्टोरेज प्रोटीन्स का कार्य करती हैं. Next category of functional proteins is transport proteins. Some proteins are capable of binding and transporting specific types of molecules through the blood. बहुत कम या कुछ प्रकार की प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो किसी चीज़ के साथ बाइंड होके जुड़ के प्रोटीन बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमारे ब्लड से आवागमन में सहायता करती हैं. हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ कलरलेस बेसिक प्रोटीन विच इज कॉल्ड द ग्लोबिन एंड द फेरोप्रोटो पॉर्फायरिन रिंग और हीम, जिसको हीम ग्रुप बोलते हैं. तो हीम और ग्लोबिन से जो कंजुगेटेड प्रोटीन हीमोग्लोबिन बनती है वो हमारे सेल्स के प्रत्येक हिस्से तक बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इट हैज़ द कैपेसिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड टू वेरियस टिश्यूज. मायोग्लोबिन जो हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है वो भी एक इसी तरह की रिलेटेड प्रोटीन है. इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन मसल सेल्स. जिस टाइम हम एक्सरसाइज या कोई हैवी स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो जो हमें थकावट से बचाने के लिए और एक्स्ट्रा एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए मायोग्लोबिन हमारी मसल्स को ऑक्सीजन प्रदान करता है. लिपिड्स बाइंड टू सीरम प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन एंड ट्रांसपोर्टेड एज लिपोप्रोटीन्स इन द ब्लड. लिपिड्स भी बाइंड करते हैं सीरम प्रोटीन्स को और लिपोप्रोटीन्स के रूप में हमारे ब्लड में आ जाते हैं, जिससे हम फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, फैट्स को स्टोर कर पाते हैं. फिफ्थ कैटेगरी ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जो हमारा स्ट्रक्चर बनाती हैं, संरचनात्मक प्रोटीन्स. दीज प्रोटीन्स सर्व एज स्ट्रक्चरल मटेरियल्स और एज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स. जो हमारे सेल्स के बाहर, कोशिकाओं के बाहर फ्लूइड होता है, ये उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है. एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर मायोसिन ऑफ मसल, जो मसल्स को बनाती है, केराटिन ऑफ स्किन एंड हेयर एंड कोलेजन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू मीन्स जो हमारी हड्डी से हड्डी को या हड्डी से मसल को जोड़ने में इलास्टिक मटेरियल होता है जॉइंट्स के ऊपर, वो बनाता है. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स and other cellular components are organized around such structural proteins that form the molecular framework of living material. और हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो कार्बोज,
वसा, खनिज लवण और बाकी के सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो अपने आप को इन प्रोटीन्स के आसपास फ्रेमवर्क की तरह, नेटवर्क की तरह जोड़कर हमारा लिविंग मटेरियल बनाते हैं, जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है लिविंग मटेरियल का। सो दीज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, हमारी मांसपेशियों का, हमारी त्वचा का, हमारे बालों का और हमारे कनेक्टिव टिश्यू का। सिक्स्थ कैटेगरी इज टॉक्सिक प्रोटीन। सम ऑफ द प्रोटीन्स आर टॉक्सिक इन नेचर। कुछ प्रोटीन्स थोड़ी जहरीली भी होती हैं स्वभाव में। राइसिन प्रेजेंट इन कैस्टर बीन इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू हायर एनिमल्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। मैक्सिमम हायर एनिमल्स, जो हायर लेवल के एनिमल्स हैं, उनको जो राइसिन प्रोटीन है कैस्टर बीन में प्रेजेंट होती है वो टॉक्सिक पाई गई है। Enzyme inhibitors such as trypsin inhibitors bind to digestive enzyme and prevent the availability of the protein। जैसे कि राजमा में या कुछ ऐसी पल्सेस हैं, साबुत पल्सेस में, दालों में ट्रिप्सिन इनिबिटर्स पाए जाते हैं जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स का कार्य करते हैं और प्रोटीन की अवेलेबिलिटी को सेल्स तक कम कर देते हैं, जिसको हम भिगो के रखने पर या अंकुरीकरण करने पर जिनकी कमी हो जाती है, ट्रिप्सिन इनिबिटर्स रिड्यूस हो जाते हैं और प्रोटीन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, वो भी कुछ कुछ टॉक्सिक पाए जाते हैं। लेक्टिन, अ टॉक्सिक प्रोटीन प्रेजेंट इन लेग्यूम्स। सभी फलीदार फलियों में या सब्जियों में या फलीदार पौधों में या फलीदार दालों में लेक्टिन नामक प्रोटीन है विच एग्लूटिनेट्स रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे आरबीसीज को नुकसान पहुंचाती है। A bacterial toxin causes cholera which is a protein। एक ऐसा बैक्टीरियल टॉक्सिन है जो विब्रियो कॉलेराई रिलीज करता है, जो कॉलेरा कॉज करता है, हैजा कॉज करता है, वो भी एक प्रोटीन है। स्नेक वेलम इज ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर। सांप का जो जहर है वो भी प्रोटीनेशियस इन नेचर है, वो भी टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन्स, या ऐसी प्रोटीन्स जो जहर का काम करती हैं हमारी बॉडी को। Next category is regulatory proteins, which are termed as hormones. These are the polypeptides and small proteins found in relatively lower concentrations in animal kingdom, but play a very highly important regulatory role in maintaining order in complex metabolic reactions. For example, ग्रोथ हार्मोन जो थायरॉक्सिन है हमारा, जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, हमारी ग्रोथ को प्रभावित करता है, तथा इंसुलिन जो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से निकलती हैं, जो ऐसा हार्मोन है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, डायबिटिक लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रेगुलेशन प्रोटीन्स के द्वारा जब निभाई जाती है, इस प्रक्रिया को हार्मोन्स नामक सब्सटेंसेस करते हैं विच आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, और ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रेगुलेट करने में, नियंत्रित करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। संकुचन के लिए जो प्रोटीन्स अनिवार्य हैं, प्रोटीन्स लाइक एक्टिन एंड मायोसिन फंक्शन एज असेंशियल एलिमेंट्स इन कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम ऑफ स्केलेटल मसल्स। सिक्रीटरी प्रोटीन्स इज द next category, which is fibroin, is a protein secreted by spiders and silkworms to form webs and cocoons। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी मसल्स के संकुचन में रोल प्ले करती हैं, मांसपेशियों के संकुचन में रोल प्ले करती हैं। वाइल नेक्स्ट कैटेगरी सिक्रीटरी प्रोटीन्स विच इज़ ए फाइब्रोइन, ये स्पाइडर्स, मकड़ी या कुकून जो सिल्क वॉर्म से जो जाला और नेट बनाकर जो सिल्क प्रोडक्शन होती है, वहाँ पर फाइब्रोइन प्रोटीन होती है विच इज़ सिक्रीटरी इन फंक्शन, और इस सिक्रीशन से न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं। Next category is exotic proteins. Antarctic fishes live in -1.9 डिग्री सेल्सियस waters। इतने ठंडे पानी में अंटार्कटिक ओशन में जो फिशेज रहती हैं, well below the temperature at which their blood is expected to freeze. These fishes are prevented from freezing by antifreeze glycoproteins present in their body। ये अपने आप में अनोखी प्रोटीन्स हैं, एक्जॉटिक प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स क्या कार्य करती हैं? ये प्रोटीन्स फिशेस को प्रिवेंट करती हैं कि उनका जो ब्लड है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ये उनके ब्लड को इतने ठंडे टेम्परेचर पर, इतने कम तापमान पर भी जमने नहीं देती। लास्ट कैटेगरी हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिक्रीटरी प्रोटीन्स विच इज़ फाइब्रोइन, जो स्पाइडर्स और सिल्कवॉर्म से निकलती है और ये वेब्स और ककून्स बनाने में मदद करती है। So students, this was all about the classification of proteins. Let's once again revise the functional classification of proteins, जिसमें हमने कुछ कैटेगरीज की अराउंड 10, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को मैं आपके साथ यहाँ पे एक बार समराइज करना चाहूँगी। दिस पिक्चर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम pinterest.com
देखिए इसमें फर्स्ट कैटेगरी इज एंजाइम्स, जिसका एग्जांपल है एमाइलेज, डाइजेशन का कार्य करता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में आती हैं हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन एंड लिपोप्रोटीन्स। पहली दो, फर्स्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन ब्लड, मायोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन मसल्स, एल्ब्यूमिन ट्रांसपोर्ट्स द फैटी एसिड्स, लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट्स द लिपिड्स इन ब्लड। स्टोरेज प्रोटीन्स में आती हैं ओवा एल्ब्यूमिन जो एग की वाइट की प्रोटीन है, मिल्क जो मिल्क की प्रोटीन है, फेरिटिन आयरन स्टोरेज का कार्य करती है स्प्लीन में, हमारी प्लीहा में आयरन को स्टोर करके रखती है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की कैटेगरी में आती है मायोसिन एंड एक्टिन, ये मसल के मूवमेंट में हेल्प करती हैं, गतिविधियों में। प्रोटेक्शन में आती है एंटीबॉडीज, फिब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन, दे हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन एंड फिब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। हॉर्मोन्स हैं इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन, जो इंसुलिन है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में अपना रोल दिखाता है और ग्रोथ हार्मोन हमारी ग्रोथ एंड रीजनरेशन में हेल्प करता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं ग्लाइकोप्रोटीन जो सेल वॉल्स बनाती हैं, स्किन बनाती हैं, कोलेजन जो हमारे टेंडन्स जो बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ते हैं, बोन्स को बोन्स के साथ जोड़ते हैं, लिगामेंट्स, इलास्टिन लिगामेंट्स बनाता है मसल्स को मसल्स के साथ जोड़ना, बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ने के लिए टेंडन्स, बोन्स या कार्टिलेज जो दोनों बोन्स के बीच का कनेक्टिव टिश्यू है जहाँ पे दोनों मसल्स का घर्षण रोका जाता है। इलास्टिन इज प्रेजेंट इन लिगामेंट्स, ये सारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। देन लास्ट वॉज टॉक्सिन्स जिसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो फूड पॉइजनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइसिन कैस्टर बीन का टॉक्सिन है और स्नेक वेनम सांप के जहर से निकलने वाली टॉक्सिक प्रोटीन है। So students, this was all about the classification of proteins on the basis of their functions. Now we have already discussed the classification of protein on the basis of the 5 parameters जो हमने discuss किए थे. Let's summarize our video lecture by means of some multiple choice questions. First question is there are dash types of proteins on the basis of chemical nature. रासायनिक स्वभाव के आधार पर कितनी प्रकार की प्रोटीन्स हैं? फर्स्ट कैटेगरी वॉज सिंपल, सेकेंड वॉज कंजुगेटेड एंड थर्ड वॉज डिराइव्ड, तो 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ कैटालिटिक प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स रिएक्शंस के रेट के दर को बढ़ाती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एंजाइम्स, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के आधार पर कितनी प्रकार की प्रोटीन है? फाइब्रस एंड ग्लोबुलर विच इज़ 2, सो आंसर ए इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स हमारे रिएक्शंस को नियंत्रित करती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? Hormones, option B is the correct answer. Dash is a toxic protein present in legumes, actin, myosin या lectin. Lectin is the toxic protein present in legumes जो फलीदार पौधों में पाई जाती है। What is the other name of protective proteins, जो सुरक्षात्मक प्रोटीन्स हैं उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? Antibodies is the correct answer. Now let's discuss few test questions which will be helpful to you for preparation of your exams. First question is how can the proteins be classified on the basis of chemical nature. इसमें आपको simple, conjugated और derived proteins की व्याख्यान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप। यहाँ आपको फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन करनी है। एक्सप्लेन द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ आपको जो लास्ट में हमने 10 कैटेगरीज की हैं कार्य के आधार पर प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन, जिसमें स्टोरेज प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स जिनको कैटालिटिक प्रोटीन्स, रेगुलेटरी प्रोटीन, हार्मोन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, टॉक्सिक प्रोटीन्स, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स, इन सब के बारे में जानकारी देनी है। Next question is write a short note on conjugated proteins. Different types of conjugated proteins like phospho, metallo, glyco, lipo, then nucleoproteins, chromoproteins के बारे में जानकारी देनी है। Next question is how can the proteins be classified on the basis of amino acid content. Incomplete, complete और complete proteins के बारे में ब्यौरा देना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिराइव्ड प्रोटीन्स, यहाँ पे आपको प्राइमरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स और सेकेंडरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स के बारे में टिप्पणी करनी है। लास्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। आप एक टेबल के रूप में फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंतर को समझाने के लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। So students, I hope I have made myself clear on the topic of proteins. I hope this lecture will be useful to you for the preparation of your exams and for scoring good marks. My special thanks to eGyanKosh portal of IGNOU, which has helped me for this presentation. On different modules are there on proteins. You can also refer to them for your better understanding. A few suggested reference books are there for your acknowledgement. These are MS Bamji's Textbook of Human Nutrition, ICMR's Nutrient Requirements and RDA for Indians,
Subhangini A. Joshi's Nutrition and Dietetics book and Nutrition Science book by B. Sri Lakshmi. You can refer to these books and you can go for the better preparation of your exams. Thank you so much for your patient listening. See you soon with the next lecture. Take care. Bye-bye.